हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 53rd लेक्चर ऑन द सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज। एंड इस टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। दो लेक्चर वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ इस चैप्टर पर। दिस इज माय थर्ड लेक्चर, ये मेरा तीसरा लेक्चर है। और शायद आज ये जो चैप्टर है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये शायद आज फिनिश भी हो जाए। छोटा सा चैप्टर है ये। तो चलिए एक बार मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि जो पिछले दो लेक्चर्स थे, लेक्चर 51 एंड 52, उनमें हमने क्या क्या डिस्कस किया था। तो मैं आपको बता चुकी हूँ कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या है, क्या जरूरत आई इस एक्ट की, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्यों आया, इसकी क्या जरूरत थी, क्या इंपॉर्टेंस है, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 क्या है। ठीक है। और इस एक्ट के हमने कुछ मेन फीचर्स देखे थे, तो मैंने आपको 3 मेन फीचर्स बताए थे इस एक्ट के। और फिर इसमें हमने जो फीचर्स पढ़े थे उसमें हमने देखा था कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत कंज्यूमर्स को कुछ 8 राइट्स दिए गए हैं, 8 अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, तो वो हमने डिटेल में समझा था। कंज्यूमर के राइट्स, कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये दोनों ही हमने डिटेल में डिस्कस किए थे पिछले लेक्चर में। ठीक है। एंड आज हम इसके आगे पढ़ने वाले हैं। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज रेड्रेसल सिस्टम। कंज्यूमर हमने ये तो पढ़ लिया, कंज्यूमर के राइट क्या है, कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। लेकिन अगर कंज्यूमर को कोई डिससेटिस्फैक्शन है, ठीक है, प्रोडक्ट जो है कंज्यूमर के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं है, तब कंज्यूमर कंप्लेन कहाँ करेगा। ठीक है। क्या सिस्टम है एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत, क्या रेड्रेसल सिस्टम प्रोवाइड किया गया है कंज्यूमर को, वो आज के लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है रेड्रेसल सिस्टम। इसमें 3 टियर सिस्टम होता है, तो वही आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा। राइट। तो चलिए मैं आपको रेड्रेसल सिस्टम समझाने से पहले थोड़ा सा ये बता देती हूँ कि कंज्यूमर होता कौन है। ठीक है, हु इज कंज्यूमर। तो वैसे तो लेमैन लैंग्वेज में हम कहते हैं कि वन हु कंज्यूम्स द गुड्स और सर्विसेज। वो जो गुड्स को कंज्यूम करे, सर्विस अवेल करे, वो क्या हो, कंज्यूमर। ठीक है। तो ये भी डिफिनीशन सही है। ठीक है, लेमैन लैंग्वेज में हम यही कहते हैं, कंज्यूमर ये है। ठीक है। लेकिन एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में क्या बताया गया है, कंज्यूमर क्या है। दिस इज द करेक्ट डिफिनीशन ऑफ कंज्यूमर। ये करेक्ट डिफिनीशन है जो अब मैं बताने जा रही हूँ कि कंज्यूमर ऑफ गुड कौन होता है। कंज्यूमर ऑफ गुड वो पर्सन होता है, एनी पर्सन हु बाय गुड्स फॉर कंसिडरेशन। कंज्यूमर वो पर्सन है जो गुड्स को बाय करता है फॉर कंसीडरेशन, यानी पैसे पे करके, कुछ कंसीडरेशन पे करके जब कोई गुड्स खरीदता है, तब उसे कंज्यूमर कहा जाता है। ठीक है, चाहे वो तुरंत पेमेंट करे, चाहे वो प्रॉमिस करे कि हम कुछ टाइम बाद पेमेंट करेंगे, पार्शियल पेमेंट करे। ठीक है, क्योंकि अब वो क्रेडिट कार्ड से भी तो पेमेंट्स होते हैं। ठीक है, या ईएमआई सिस्टम भी होता है। तो कोई भी ऐसा पर्सन जो गुड्स परचेज करे फॉर कंसीडरेशन, उसको हम कहेंगे कंज्यूमर। बट अगर कोई पर्सन गुड्स को यूज कर रहा है, फ्री में उसे गुड्स मिले, तो वो कंज्यूमर नहीं कहलाएगा। ठीक है, वो पर्सन जो गुड्स को खरीद रहा है, बाय कर रहा है फॉर कंसीडरेशन, बाय कर रहा है फॉर कंसीडरेशन, उसे हम कंज्यूमर कहेंगे। ठीक है। और दूसरा कौन हो सकता है कंज्यूमर, वो पर्सन एनी यूजर ऑफ गुड, यानी कोई भी यूजर ऑफ गुड जो गुड्स को यूज कर रहा हो विद द अप्रूवल ऑफ द बायर। ठीक है, कोई मिस्टर एक्स थे, ठीक है, उनका पास एक लैपटॉप था और मिस्टर वाई को लैपटॉप की जरूरत थी। तो मिस्टर वाई जो है, ही इज अ यूजर ऑफ लैपटॉप, और ये मिस्टर एक्स के अप्रूवल से इनका जो लैपटॉप है वो यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो मिस्टर वाई विल बी कॉल्ड कंज्यूमर, मिस्टर वाई को कंज्यूमर कहा जाएगा। अगर वो मिस्टर एक्स का जो लैपटॉप है उसको यूज कर रहे हैं विद द अप्रूवल ऑफ मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स ने ये लैपटॉप खरीदा है और मिस्टर वाई इनके अप्रूवल से उस लैपटॉप को यूज कर रहे हैं, देन ही विल, मिस्टर वाई विल बी कॉल्ड कंज्यूमर, मिस्टर वाई को कंज्यूमर कहा जाएगा। ठीक है। और कंज्यूमर कौन नहीं होगा, एक और तीसरा क्लॉज है इसमें, कंज्यूमर कौन नहीं होगा, वो पर्सन जो गुड्स खरीदता है फॉर रीसेल, रीसेल के पर्पज से या किसी कॉमर्शियल पर्पज से अगर गुड्स खरीदे जा रहे हैं, तो वो कंज्यूमर नहीं कहलाएगा। ठीक है। तो ये 3 पॉइंट है, थोड़े से ध्यान रखने हैं कि कौन कंज्यूमर होता है और कौन नहीं होता है। तो जो पर्सन गुड्स को परचेज करे फॉर कंसीडरेशन, कंसीडरेशन के बदले में गुड्स को परचेज करे, ठीक है, गुड्स के लिए पे करे, वो कंज्यूमर है। जो गुड्स को अप्रूवल के साथ यूज करे, जो बायर है उसके अप्रूवल के साथ जो गुड्स यूज करे, उसे कंज्यूमर कहेंगे। और जिसने रीसेल के पर्पज से या कॉमर्शियल पर्पज से गुड्स को खरीदा है, वो कंज्यूमर नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट है, थोड़े से ध्यान रखने हैं। तो ये हो गया कंज्यूमर ऑफ गुड्स। जो गुड्स का कंज्यूमर है वो ये होगा। ठीक है, ऐसे ही सेम, एकदम सेम यही लॉजिक जो है सर्विस के लिए है, कंज्यूमर ऑफ सर्विस।
तो कंज्यूमर ऑफ सर्विस कौन होगा? कोई भी वो पर्सन जो अवेल करे सर्विस या हायर करे सर्विस फॉर कंसीडरेशन, जो कंसीडरेशन यानी कुछ पे करके सर्विस अवेल करे या सर्विस को हायर करे, वो क्या होगा? कंज्यूमर। ठीक है, या अप्रूवल ऑफ द हायरर, हायरर के अप्रूवल से सर्विस अवेल करे, वो क्या होगा? कंज्यूमर। ठीक है, और वही तीसरा क्लॉज कि कंज्यूमर कौन नहीं होगा? हु अवेल द सर्विस फॉर कॉमर्शियल पर्पस, यानी अगर कोई कॉमर्शियल पर्पस से अगर कोई सर्विस अवेल कर रहा है तो ही विल नॉट बी कॉल्ड कंज्यूमर, उसको कंज्यूमर नहीं कहा जाएगा। ठीक, तो ये थोड़ा सा लॉजिक क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जब तक ये नहीं पता है कंज्यूमर कौन होगा, क्योंकि कंज्यूमर ही कंप्लेंट फाइल कर सकता है। ठीक है, कंज्यूमर और कुछ और पार्टीज भी हैं, मैं बताऊंगी, वही कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो इसलिए कंज्यूमर का लॉजिक क्लियर होना चाहिए कि कंज्यूमर होगा कौन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि हु कैन फाइल अ कंप्लेन, कंप्लेन कौन फाइल कर सकता है। तो एनी कंज्यूमर, कोई भी कंज्यूमर कंप्लेन फाइल कर सकता है, या फिर कोई कंज्यूमर एसोसिएशन। ठीक है, कंज्यूमर की जो एसोसिएशन है, वो जो ग्रुप ऑफ कंज्यूमर है वो फाइल कर सकता है, एसोसिएशन फाइल कर सकता है, लेकिन क्या हो, वो रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन हो, तो वो भी कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कंप्लेन फाइल कर सकते हैं, या एक या एक से ज्यादा कंज्यूमर ऑन बिहाफ ऑफ अदर कंज्यूमर ऑफ सेम इंटरेस्ट, यानी एक या एक से ज्यादा कंज्यूमर बाकी न्यूमरस कंज्यूमर के बिहाफ में भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। ठीक है, फिर पांचवा कौन है कंप्लेंट फाइल कर सकता है? लीगल हेयर, यानी जो उत्तराधिकारी जो होता है, जो रिप्रेजेंटेटिव होता है। ठीक है, अगर कोई कंज्यूमर डिसीज्ड है, मतलब एक्सपायर कर गया है वो कंज्यूमर, तो जो भी उसका लीगल हेयर है या जो रिप्रेजेंटेटिव है वो भी कंप्लेंट फाइल कर सकता है। ठीक है, तो ये 5 पार्टीज हैं जो कंप्लेंट फाइल कर सकती हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया, हमने समझ लिया कंज्यूमर कौन है एंड हु कैन फाइल अ कंप्लेंट। अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पे, दैट इज रेड्रेसल एजेंसी। रेड्रेसल एजेंसी क्या है? तो एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग, जो देयर आर 3 टियर मैकेनिज्म, 3 टियर मशीनरी ये स्टैब्लिश करने का प्रोविजन है। ठीक है, 3 टियर स्ट्रक्चर है, कंज्यूमर के जो भी ग्रीवियंसेस हैं उनको सॉल्व करने के ये 3 टियर स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया गया है। सबसे पहला क्या है? डिस्ट्रिक्ट फोरम। डिस्ट्रिक्ट फोरम मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या आता है? डिस्ट्रिक्ट फोरम। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट फोरम है। किसी भी डिस्ट्रिक्ट में डिपेंड करता है कि उस डिस्ट्रिक्ट की साइज क्या है, उस जिले की साइज क्या है, एक या दो डिस्ट्रिक्ट फोरम हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सबसे लोअर लेवल पे आता है डिस्ट्रिक्ट फोरम। ठीक है, उसके बाद आता है स्टेट कमीशन। स्टेट लेवल पे क्या होता है? स्टेट कमीशन। ठीक है, फिर उसके बाद आता है नेशनल कमीशन। तो ये क्या है? 3 टियर रेड्रेसल एजेंसी हैं जो सेटअप की गई हैं एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट के लेवल पे, ठीक है, स्टेट कमीशन, और नेशनल लेवल पे नेशनल कमीशन। राइट, तो चलिए अब मैं आपको डिटेल में ये जो तीनों जो लेवल्स हैं उनको डिटेल में बताती हूँ। सबसे पहला है डिस्ट्रिक्ट फोरम, यानी डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में एक या एक से ज्यादा जो है वो डिस्ट्रिक्ट फोरम स्टैब्लिश कर सकती है, डिपेंड करता है वो डिस्ट्रिक्ट कितना बड़ा है। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट फोरम में कौन कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट फोरम में एक प्रेसिडेंट होता है और 2 अदर मेंबर होते हैं एटलीस्ट। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट फोरम में एक प्रेसिडेंट होता है और 2 अदर मेंबर होते हैं, और उन 2 अदर मेंबर में वन शुड बी विमेन, एक विमेन होना जरूरी है। ठीक है, तो इस ये दिस इज द कंपोजिशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डिस्ट्रिक्ट फोरम में कौन सी कंप्लेन की जाती है? तो वो कंप्लेन्स, ठीक है, अगर वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है, ठीक है, उस कंप्लेन में जो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो अगर 1 करोड़ से कम है, अगर उनका वैल्यू, ठीक है, या कह लीजिए जो क्लेम है, जो कंपनसेशन का क्लेम है, अगर वो 1 करोड़ से कम का है, तो जो कंप्लेन है वो कहाँ की जाएगी? डिस्ट्रिक्ट फोरम में की जाएगी। सवाल आता है कि किस टाइप की कंप्लेंट डिस्ट्रिक्ट फोरम में की जाएगी? तो अगर गुड्स एंड सर्विसेज जो है उनका वैल्यू है अगर 1 करोड़ से कम है, या जो क्लेम कंपनसेशन मांग रहा है कंज्यूमर वो अगर 1 करोड़ से कम है, तो जो कंप्लेन है वो डिस्ट्रिक्ट फोरम में की जाएगी। ठीक है, अगला पॉइंट है कि अगर जो पार्टी है, जो कंज्यूमर है, जो पार्टी है जिसने कंप्लेन की है, अगर वो नहीं सेटिस्फाइड है डिस्ट्रिक्ट फोरम के जो भी कह लीजिए जो भी जस्ट मतलब जो भी रिजल्ट आया है उनका, अगर उससे नहीं सेटिस्फाइड है, देन ही कैन अपील बिफोर द स्टेट कमीशन। तब वो नेक्स्ट लेवल पे जा सकती है, स्टेट कमीशन में कंप्लेन कर सकती है।
ठीक है। डिस्ट्रिक्ट फोरम ने जो भी फैसला दिया है उससे अगर रजिस्टर्ड पार्टी सेटिस्फाइड नहीं है तो वो नेक्स्ट लेवल पे जा सकती है, स्टेट कमीशन पे जा सकती है, लेकिन कितने दिन में? 45 दिन के अंदर। जो ऑर्डर आया है उसके 45 दिन के अंदर उसे स्टेट कमीशन में वो जो अपील है वो करनी होगी। ठीक है। पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 था, तो उसमें ये जो दिन थे इट वाज 30 डेज। पहले ये 30 डेज होता था, लेकिन अब बढ़ा दिया गया, इट इज नाउ 45 डेज। ठीक, तो ये हो गया पहला लेवल। दूसरा लेवल क्या है? दूसरा लेवल है स्टेट कमीशन। तो स्टेट कमीशन स्टेट लेवल पे होता है। स्टेट कमीशन में एक प्रेसिडेंट होता है और कम से कम 2 अदर मेंबर होते हैं। ठीक है, कम से कम 2 अदर मेंबर होते हैं, जिसमें वन शुड बी विमेन, एक विमेन होना जरूरी है। और ये जो स्टेट कमीशन है इसके जो मेंबर्स हैं कौन अपॉइंट करता है? ये अपॉइंट किया जाता है बाय द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट। जो भी स्टेट गवर्नमेंट है वहां की, वो अपॉइंट करती है मेंबर्स ऑफ स्टेट कमीशन। ठीक। अब सवाल ये आता है कि किस टाइप की कंप्लेंट स्टेट कमीशन में की जाती है। तो जब वैल्यू ऑफ गुड्स या सर्विसेज या जो कंपनसेशन का जो अमाउंट है अगर वो 1 करोड़ से लेकर के 10 करोड़ के बीच का हो, तब जो कंप्लेन है वो कहाँ की जाती है? स्टेट कमीशन में। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट में क्या होती है? लेस देन 1 करोड़, 1 करोड़ से कम वाली जो कंप्लेन होती है वो डिस्ट्रिक्ट में जाती है। 1 करोड़ से 10 करोड़ वाली कहाँ जाती है? स्टेट कमीशन में जाती है। और 10 करोड़ से ज्यादा वाली कहाँ जाती है? नेक्स्ट लेवल, जो अभी मैं बताऊंगी। 10 करोड़ से ऊपर का अगर क्लेम का अमाउंट है तो वो नेशनल कमीशन में जाती है। ठीक है, ये हो गया। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है सेम वही कि अगर जो अग्रीड पार्टी है, जो जिसने भी कंप्लेन किया है, वो पार्टी अगर डिससेटिस्फाइड है, वो नहीं सेटिस्फाई है, इनके जो भी इनका इन्होंने फैसला सुना है उससे नहीं सेटिस्फाइड है, देन ये जो अग्रीड पार्टी है, ठीक है, वो अपील कर सकती है। कहाँ? अगले लेवल पे नेशनल कमीशन में अपील कर सकती है। लेकिन वही खास बात है, 45 दिन के अंदर उसे, जो भी ऑर्डर आया है उसके 45 दिन के अंदर उसे मतलब आगे अपील करनी होती है। ठीक है। आ जाइए अब तीसरा लेवल। तीसरा लेवल क्या है? नेशनल कमीशन। तो नेशनल कमीशन नाम से ही समझ में आ रहा है, नेशनल लेवल पे है, पूरी कंट्री के लिए मतलब ये कमीशन एस्टैब्लिश किया गया है। ठीक है। यहाँ पे कौन होते हैं? यहाँ पे देयर इज वन प्रेसिडेंट, एक प्रेसिडेंट होते हैं और कम से कम 4 अदर मेंबर्स होते हैं। ठीक है। हमने डिस्ट्रिक्ट के केस में क्या पढ़ा था? 1 प्रेसिडेंट एंड 2 अदर मेंबर। फिर उसके बाद हमने पढ़ा स्टेट कमीशन, जहाँ पे 1 प्रेसिडेंट एंड एट लीस्ट 2 अदर मेंबर, यानी कम से कम 2 मेंबर हो। फिर नेशनल पे क्या है? 1 प्रेसिडेंट एंड एट लीस्ट 4 अदर मेंबर। ठीक है। तो मेंबर कितने हैं? 2 2 4, और प्रेसिडेंट तीनों में एक। तो नेशनल कमीशन में एक प्रेसिडेंट और एटलीस्ट 2 अदर मेंबर होंगे। 1 शुड बी विमेन, कम से कम एक विमेन भी होगी। ठीक है। और जो नेशनल कमीशन के जो मेंबर है इन्हें कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। और मैंने बताया था यहाँ पे किस टाइप की कंप्लेन की जाती है, जब वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या जो कंपनसेशन का जो क्लेम का अमाउंट है अगर वो 10 करोड़ से ज्यादा का है, तब हम कहाँ पे आते हैं? नेशनल कमीशन में आते हैं। ठीक। और जो भी ऑर्डर है नेशनल कमीशन में कब आते हैं? या तो 10 करोड़ से ऊपर का अमाउंट हो, या फिर जो स्टेट कमीशन ने जो भी फैसला सुनाया है उससे अगर जो पार्टी है, अग्रीड पार्टी, वो अगर सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो आ सकती है नेशनल कमीशन में। ठीक है। और अगर नेशनल कमीशन ने जो ऑर्डर पास किया है, अब एक खास बात है, अगर नेशनल कमीशन ने ऑर्डर पास किया उससे भी अग्रीव पार्टी सेटिस्फाइड नहीं है, तो अब बताइए कहाँ जाएगी? तो सबसे ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट है ना, तो अग्रीव पार्टी कहाँ जाएगी? सुप्रीम कोर्ट। लेकिन फिर से वही वाला क्लॉज है कि 45 दिन के अंदर उसे सुप्रीम कोर्ट में फाइल करना होता है। ठीक है। तो ये थी 3 लेवल। ठीक है। कौन कौन से? डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन। राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट जो मैं आज की तारीख मतलब अप्रैल 2022 तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। ठीक है। सबकी सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने अपने चैनल पे बनाई हुई है। और अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद देख रहे हैं, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो इसमें काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड हो चुके होंगे। ठीक है। तो अच्छा ये होगा कि मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। राइट। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करना बहुत जरूरी है, तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगी ऑफ माय अपकमिंग वीडियोस। ओके। और प्लीज मेरे वीडियोस को शेयर भी करिएगा, कमेंट भी करिएगा, लाइक भी करिएगा। ठीक है। और प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करिए कि आप किस कोर्स के हैं, आप बीबीए के हैं, बीकॉम के हैं, क्लास 12 के हैं, ठीक है, एमबीए के हैं, किस कोर्स के हैं, या कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि फिर मैं उसी के अकॉर्डिंग अपने लेक्चर प्लान कर पाऊंगी। राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक लास्ट टॉपिक है, दैट इज रिलीफ अवेलेबल टू कंज्यूमर।
कंज्यूमर को कौन कौन से रिलीफ या कह लीजिए रेमेडीज क्या है, कंज्यूमर ने कंप्लेन की, ठीक है, तो क्या क्या रेमेडीज या रिलीफ कंज्यूमर को मिल सकते हैं। तो सबसे पहला रिलीफ तो इसे ये मिल सकता है कि टू रिमूव द डिफेक्ट इन गुड्स या सर्विसेज, जो भी गुड्स या जो डिफिशिएंट सर्विसेज प्रोवाइड की गई थी उनको रिमूव, उनका जो डिफेक्ट है उसे रिमूव किया जा सकता है, ये पहला रिलीफ मिल सकता है। या फिर जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट है उसे ही पूरा रिप्लेस कर दिया जाए, ठीक है, विद अ न्यू नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट। अब उसे एक नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट दे दिया जाए और डिफेक्टिव प्रोडक्ट को रिप्लेस कर दिया जाए, ये ऐसा किया जा सकता है। या फिर रिफंड कर दिया जा सकता है द प्राइस पेड, जो कंज्यूमर है उसने जो भी प्राइस पे की थी प्रोडक्ट के लिए, ठीक है, या जो सर्विसेज अवेल करने के लिए जो चार्जेस पे किए गए थे वो रिफंड किए जा सकते हैं, तो ये भी रिलीफ दिया जा सकता है। या नेक्स्ट रिलीफ क्या हो सकता है कि अगर कोई लॉस हुआ है, कोई इंजरी हुई है, ठीक है, तो उसको कंपनसेशन, एक रीजनेबल कंपनसेशन भी दिया जा सकता है, ठीक है, तो ये भी रिलीफ हो सकता है। या फिर अगला रिलीफ क्या दिया जा सकता है कि जो भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, अनफेयर जो रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस थी उसे डिसकंटिन्यू, जो मार्केटर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रहा था उसे डिसकंटिन्यू किया जा सकता है, ठीक है, और मार्केटर ये जो प्रैक्टिस है दोबारा रिपीट नहीं करेगा फ्यूचर में, ये भी फैसला आ सकता है, ठीक है। और एक और क्या आ सकता है, क्या रिलीफ दिया जा सकता है, दैट इज जो भी डेंजरस प्रोडक्ट मार्केट में था, ठीक है, जिसके अगेंस्ट कंज्यूमर ने कंप्लेन की थी उसको विड्रॉ किया जा सकता है मार्केट से वो प्रोडक्ट ही हटा दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये कुछ रिलीफ है जो वो कमीशन जो है दे सकती है कंज्यूमर को, राइट। तो चलिए एक बार शॉर्ट में मैं बता देती हूँ कि आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा। तो आज हमने पढ़ा कि कंज्यूमर होता कौन है, हु इज कंज्यूमर एंड हु कैन फाइल अ कंप्लेंट, कंप्लेंट कौन फाइल कर सकता है। और फिर उसके बाद रेड्रेसल एजेंसी पढ़ा, और मैं आपको बता दूं रेड्रेसल एजेंसी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं इस चैप्टर की बात करूँ ना, तो इस चैप्टर में एक तो कंज्यूमर के राइट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो 8 राइट्स है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, 10 रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो जरूर पढ़ लीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में ये रेड्रेसल एजेंसी, ये जो है ना रेड्रेसल एजेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। और फिर उसके बाद हमने पढ़ा रेमेडीज या कह लीजिए रिलीफ जो भी अवेलेबल होता है कंज्यूमर को, ठीक है। तो ये सारे ही टॉपिक आज के लेक्चर में हमने डिटेल में पढ़े हैं, और इसके साथ अब मेरा ये जो चैप्टर है ये फिनिश होता है। अब मैं नेक्स्ट जो चैप्टर लूंगी बिजनेस स्टडीज का, दैट इज बिजनेस एनवायरमेंट, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, गॉड ब्लेस यू।